सो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में 194C जो कि प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है। टीडीएस का एक ऐसा सेक्शन है जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसको आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो चलिए बेयर एक्स से हम पढ़ते हैं। बेयर एक्स से ही अपना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 194C एंड 194C का जो सब सेक्शन 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, यानी एक पार्टी तो ये हो गई जिसको पैसा देना है, दूसरा टू एनी रेजिडेंट, टू एनी रेजिडेंट। तो जिसको पैसा देना है इसको गवर्नमेंट ने बोला, अभी समझेंगे, वैसे इसमें लिखा हुआ है, इसको बोला है स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन यानी जो पैसा देगा वो स्पेसिफाइड पर्सन है। टू एनी रेजिडेंट जिसको पैसा मिलेगा उसको तो उन्होंने वैसे यहाँ क्लियरली बोल ही दिया, कॉन्ट्रैक्टर। हेयर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर एज कॉन्ट्रैक्टर, यानी जिसको पैसा मिलेगा उसको कॉन्ट्रैक्टर बोला गया और जो पैसा देगा वो एक स्पेसिफाइड पर्सन होगा। किस चीज के लिए पैसा दिया जाएगा? किस चीज के लिए पैसा दिया जाएगा? फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। एनी वर्क ना, वर्क का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने भी वही बोला, एनी वर्क, कोई भी वर्क हो। कुछ चीजें इंक्लूड कर दी क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है वर्क के अंदर, खुद तो भाई सारी चीजें आ गई वर्क के अंदर, तो इन्होंने कुछ चीजें इंक्लूड करी कि इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर और फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। लेबर की सप्लाई कुछ काम करने के लिए उसको यहां पर इंक्लूड करा। और 3-4 चीजें नीचे एक्सप्लेनेशन में दी हुई हैं, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। एक है एडवर्टीजमेंट की सर्विस, एडवर्टीजमेंट की सर्विस। दूसरी है हमारी ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग वाला जो होता है इसको एनी वर्क में इंक्लूड करा। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को, एक्सक्लूडिंग रेलवे, एक्सक्लूडिंग रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को एक्सक्लूड करके इन दोनों को इंक्लूड करा। फोर्थ कैटरिंग की सर्विस, केटरिंग की जो सर्विस होती है उसको, ये 4 और सप्लाई ऑफ लेबर, ये 5 वर्क इन्होंने इंक्लूड करे सेक्शन नंबर 194C के अंदर। पॉइंट क्लियर है? एक हमारा स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको पैसे देने हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जो सर्विस देगा। कौन कौन सी सर्विस देगा? ये अपने 5 सर्विस पढ़ी, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, गुड्स पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्लूडिंग रेलवे, कैटरिंग एंड लास्ट सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, ये 5 सर्विस देगा इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कौन? जो सर्विस या वर्क करेगा, और स्पेसिफाइड पर्सन एंड द स्पेसिफाइड पर्सन कौन? जो उसके बिहाफ पर, सॉरी बिहाफ पर नहीं, उसके रिस्पेक्ट में पैसे की पेमेंट करेगा। नाउ शेल एट द टाइम ऑफ credit of such sum to the account of the contractor or at the time of payment thereof, यानी कब टीडीएस काटा जाएगा, कब टीडीएस काटा जाएगा। अच्छा, यहां पर टीडीएस काटने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? एनी पर्सन नहीं लिख सकते लॉ मेकर, एनी पर्सन। एनी पर्सन के केस में सभी को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, लेकिन ऐसा लॉ मेकर नहीं चाहते, लॉ मेकर ऐसा नहीं चाहते। स्पेसिफाइड पर्सन में उन्होंने स्पेसिफाई किया। चलिए नीचे चल के समझते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो कौन कौन से स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई किया, एक्सप्लेनेशन के अंदर इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि हु इज स्पेसिफाइड पर्सन। यहाँ पे देखिए, स्पेसिफाइड पर्सन शेल मीन क्या? पहला स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई अथॉरिटी जो कि रजिस्टर है सिविल टाउन्स में इन हाउसिंग सोसाइटी, अकोमोडेशन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ सिटी, टाउन्स एंड विलेज और ऑफ बोथ। कोई सोसाइटी जो कि रजिस्टर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, कोई ट्रस्ट, कोई यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइजेस जो कि स्टैब्लिश है आउटसाइड इंडिया, कोई फर्म में ही इंक्लूडिंग एलएलपी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। एंड लास्ट में बोला एनी अदर पर्सन। देखिए फर्म, कंपनी को यहाँ इंक्लूड कर लिया और कंपनी के साथ साथ फर्म और एलएलपी को यहाँ इंक्लूड कर दिया। बात हुई इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्या उसको भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी? इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। अगर एक प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रोप्राइटर, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। सो एक प्रोप्राइटर या फिर एचयूएफ अगर कब फॉल होगा इसके अंदर? पहला कि वो ऊपर किसी क्लॉज में फॉल नहीं होता, ये वाले जो है ना, ये वाले जो क्लॉजेज हैं इनके अंदर वो फॉल नहीं होता है। दूसरी कंडीशन की उसकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट ऑन हिम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन केस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का
टर्नओवर हुआ है, एंड 50 लाख अगर उसका क्या है, इन केस ऑफ प्रोफेशन के केस में 50 लाख है, और कौन से में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सम इज क्रेडिटेड, मान लीजिए सम क्रेडिट हुआ है मई 2021 के अंदर, सो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 20 एंड 21 के अंदर अगर वही बिजनेस है 1 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो उस केस में वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन होगा, और अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसको क्या करना होगा, 194C के अंदर TDS काटना होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन के केस में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाती है 50 लाख को, उस केस में जो है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन होगा और उसको क्या काटना होगा, TDS अंडर सेक्शन नंबर 194C के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गया, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ठीक है जी। स्पेसिफाइड पर्सन हमारा क्लियर हो चुका है। नाउ स्पेसिफाइड पर्सन मतलब वो पर्सन जो पेमेंट करेगा, जो पर्सन TDS काट के पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टर वो जिसने हमको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है सर, ये वाले पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हमको बता दो। सो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा आपका एट द टाइम ऑफ पेमेंट या फिर जब आपने अकाउंट क्रेडिट किया है, विच एवर इज अर्लियर। इससे फर्क क्या पड़ेगा, मान लीजिए आपको एक इनवॉइस मिला है 22 जून 2021 को, 22 जून 2021 को आपको एक इनवॉइस मिला, ठीक है। इसकी पेमेंट आपने करी है 5 जुलाई 2021। लॉ पढ़ के अभी तक हमको समझ में आया कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आपका क्या निकल के आएगा, इनवॉइस की डेट ये है और इसी दिन आपने अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया। सो व्हेन यू क्रेडिट इन योर बुक्स, यानी क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 22 जून 2021। सो सेक्शन नंबर 194C में हमको TDS काटना है 22 जून 2021 को। और एक पीरियड के TDS की ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है बताओ, TDS के पेमेंट की ड्यू डेट जो होती है 194C के अंदर आपको नेक्स्ट मंथ की 7th तक पे करना होता है TDS। तो यानी ये जून मंथ का TDS आपको कब तक पे करना है बोलो, आपको 7 जुलाई तक पे करना है, 7 जुलाई। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता और आप 5 जुलाई को TDS काटते हो तो एक तो आप लेट TDS पे कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आप असेसी इन डिफॉल्ट भी हो सकते हो। सो आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी जरूर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो गाइस हमारा यहाँ पर आता है, जो कि आपको समझना चाहिए, किस रेट से TDS काटोगे। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन समझ गए, स्पेसिफाइड पर्सन समझ गए, कॉन्ट्रैक्टर समझ गए, रेट ऑफ TDS क्या है 194C का, सिंपल है 1% या फिर 2%। 1% कब लगेगा, इंडिविजुअल और HUF के केस में 1% लगता है और अदर देन इंडिविजुअल और HUF के केस में 2% लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार हमारी आर्टिकलशिप की बात है, काफ़ी टाइम हो चुके हैं। सो उस टाइम की बात है, हम ऑडिट पे जाया करते थे। सो ऑडिट पे हमने एक ऑब्जर्वेशन ये निकाली कि 194C का TDS कट रहा था, मैनेजमेंट काट रहा था, एंड वो जो TDS था वो इंडिविजुअल का, फर्म का, कंपनी का, सबका 2% की रेट से काट रहे थे। मतलब जो नीचे वाला पॉइंट है 2% के रेट से काट रहे थे। हम तो नया ताज़ा पढ़ के गए थे, हमने ऑब्जर्वेशन डाल दिया, हमने कहा भाई मैनेजमेंट हमारी बात सुनो, आप क्यों काट रहे हो 2%, 1% से काटो, जब लॉ में लिखा है 1% तो आप 2% से क्यों काट रहे हो। हमारा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि भाई जब वेंडर को प्रॉब्लम नहीं है और गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकती, गवर्नमेंट आपसे मांग रही है 100 रुपये का टैक्स, आप दे रहे हो जाकर के 200 रुपये का टैक्स, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यार मेरे को आपसे 100 रुपये चाहिए, आप मेरे को 200 रुपये आके बोलते हो यार रख ले, कोई बात नहीं 200 रुपये रख ले तू, मेरे को कोई दिक्कत होगी क्या, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मैं 2% जो है वो रख लूँगा। बट कहीं ना कहीं जो लॉ में लिखा है उसका कंप्लाइंस करना चाहिए, ओवर कंप्लाइंस भी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर उनका रिप्लाई ये आया मैनेजमेंट से कि जब वेंडर को कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे ऑडिटर साहब आपको क्यों दिक्कत हो रही है। सो नेवरदलेस वो तो एक किस्सा था। सो अगर इंडिविजुअल और HUF है तो 1% और उनका रीज़न क्या था, रीज़न समझ लो। तो मैंने कहा भाई आप करते क्यों ऐसा, अगर इंडिविजुअल का एक इन्वॉइस आया आपको 194C का काटना है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर इंडिविजुअल है तो 1% काटो। बोला सर हमारे पास डेली के 400-500 इन्वॉइसेस आते हैं और हमको ऑलमोस्ट 90% इन्वॉइसेस पर 194C लगाना पड़ता है, बाकी अदर सेक्शन में करते होंगे तो 194C हमारे बहुत कॉमन होता है। उसमें अगर हम ये क्लासीफाई करने जाएँ कि 1% इंडिविजुअल कौन है, अदर देन इंडिविजुअल कौन है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए हम जो है उसको 2% में काटेंगे। उनका जो है रीज़न था उसका जो वो करते थे। बट नेवरदलेस वो मैटर तो शॉर्ट आउट हो गया, इतनी कोई बड़ी हैरर थी नहीं, क्योंकि वो कंप्लाइंस ओवर कंप्लाइंस से कर रहे थे, ऑब्वियसली कोई अंडर कंप्लाइंस तो था नहीं वहाँ पर।
ठीक है जी। सो ये हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा, बहुत ही ध्यान से पढ़ा, कौन कौन सा पॉइंट पढ़े जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 194C, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, प्रैक्टिकली यूज भी बहुत होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है जो कि शायद आपने इग्नोर कर दी हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेसिफाइड पर्सन, अगर एक इंडिविजुअल या फिर HUF जिसका बिजनेस है और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ तक नहीं है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको 194C में TDS काटने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे, दोबारा समझाऊं। अगर आपका बिजनेस है, आप एक प्रोप्राइटर हो, आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से कम है, तो आपको TDS नहीं काटना है इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप एक स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर वो बिजनेस करता है। और सिमिलरली आप प्रोफेशन पे भी लगा सकते हो, प्रोफेशन वाले केस में 50 लाख वाली लिमिट हो जाती है, तो उस केस में आपको ये TDS नहीं काटना है। लेकिन अगर फर्म, कंपनी, LLP हो तो लिमिट भूल जाओ, 194C लग रहा है तो आपको TDS काटना ही काटना पड़ेगा। ठीक है जी। और बाकी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, रेट्स वगैरह भी आपको क्लियर ही होंगे यहाँ पर। सेकंड पॉइंट आ जाओ ना, ये सारी चीज़ जब आप गूगल पर सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे कोई नहीं समझाने वाले। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं कि एक वर्ड से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन निकल करके आती हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ो, वेयर एनी सम रेफर इन सबसेक्शन 1, ऊपर सबसेक्शन 1 में जो हम सम रेफर TDS का रेफर करके आए हैं, वहाँ पर बोल रहा है इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट वट एवर नेम कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। आप उस कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट नहीं करते, आप उसकी जगह, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अकाउंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। आपने कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट किया, तभी तो आपको TDS की लायबिलिटी आएगी। आप तेज खेल गए, आपने कॉन्ट्रैक्टर की जगह पे किसको क्रेडिट कर दिया? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। या फिर किसी A को करना था, आपने B को क्रेडिट कर दिया। लॉ मेकर ने बोला इतनी झंझट हम लेते ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट और बाय एनी अदर नेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पर्सन लायबल टू पे सच इनकम, सच क्रेडिटिंग शैल डीम टू बी क्रेडिट of such income to the account of the payee and the provision of this section shall apply accordingly। हमको कोई मतलब नहीं है, तुम सस्पेंस में डालो, तुम A की जगह B में डालो, B की जगह C में डालो। आपने क्रेडिट कर दिया, 194C एप्लीकेबल है, TDS काट के दे दो हमको, सीधी सी बात है, हमको झमेले में पढ़ना नहीं है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, थर्ड पॉइंट को समझो अब, वेयर एनी सम इज पेड और क्रेडिट और कैरिंग आउट एनी वर्क मेंशन इन सब क्लॉज E ऑफ क्लॉज नंबर 4 ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब ये क्या है नीचे पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिए मैं इसको ये सब क्लॉज ये एक्सप्लेन करता हूं। ये बेसिकली जॉब वर्क होता है, ये जॉब वर्क होता है। आप मेरे पास बैग्स बनवाने के लिए आए, कैरी बैग जो होते हैं, मैं कैरी बैग पे प्रिंटिंग की सर्विस देता हूँ, प्रिंटिंग का जॉब वर्क करता हूँ। मैंने उसके ऊपर आपका नेम, लोगो वगैरह प्रिंट करके आपको दे दिया। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो इस केस में इसको क्या बोला जाएगा कि मैंने एक जॉब वर्क आपको दिया है। तो उस केस में कैसे TDS कटेगा वो यहां पर समझाया हुआ है, उसको समझो ध्यान से। देखिए, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। मान लीजिए वो जो जूट बैग मेरे पास आए थे ना, अच्छा यहां पर एक पॉइंट और है, जो बैग्स हैं वो आपके हैं, वो कस्टमर के हैं, मैं तो खाली उस पर प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा हूं, मैं बैग बना करके आपको नहीं दे रहा, मैं खाली प्रिंटिंग की सर्विसेज आपको दे रहा हूं। तो अगर जो इनवॉइस बनाया, मैंने आपको इनवॉइस बना करके दिया, 10,000 रुपये तो जो इनवॉइस वो था आपका, बैग्स की वैल्यू थी, और 1,000 रुपये जो थे वो मेरी जो चार्जेस वगैरह होंगे, मेरी जो फीस वगैरह होगी, जो भी होगा, तो वो मैंने उसके ऊपर ऐसे 11,000 रुपये का बनाया। 10,000 रुपीज़ हमारा उसके अंदर वो था, 10K प्लस 1K मैंने बना करके, और प्लस GST वगैरह जो भी लगता हो वो लगा के मैंने आपको पूरा एक इनवॉइस बना करके दे दिया। लॉ मेकर ने बोला कि अगर आपने एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ सच वैल्यू इज मेंशन्ड सेपरेटली इन द इनवॉइस, अगर आपने इनवॉइस में दोनों चीज़ें सेपरेटली दिखाई हैं कि आपकी फीस कितनी है, आपके चार्जेस कितने हैं, और जूट की वैल्यू, बैग्स की वैल्यू कितनी है, उस केस में तो आप 1,000 के ऊपर TDS कटेगा। उस केस में तो 1,000 के ऊपर TDS कटेगा, यानी एक्सक्लूडिंग दिस, वही लिखा है ना, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल, इसको एक्सक्लूड कर दो। लेकिन दूसरा केस, ऑन द होल ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, पूरे इनवॉइस वैल्यू पर, इफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली ऑन द इनवॉइस। अगर आपने 11,000 का इनवॉइस बना करके दे दिया पूरा, तो वहां पर आपको 11,000 के ऊपर आपका TDS कट जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, नो इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शेल बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सम credit or pay to the account of the contractor where such sum is credit or paid exclusively for personal purpose। ठीक है, यानी इंडिविजुअल
और एचयूएफ। देखो पर्सनल पर्पस के लिए तो इंडिविजुअली लेगा ना। अब एक कंपनी को बोलोगे कंपनी का पर्सनल पर्पस क्या होता है भाई? कंपनी का कोई पर्सनल पर्पस होता है क्या? कंपनी तो अपने कंपनी के काम के लिए लेगी ना। कंपनी का डायरेक्टर ले रहा है तो डायरेक्टर अपना पर्सनल काम के लिए ले रहा है, वो कंपनी नहीं ले रही है, फिर वो कंपनी के खर्चे में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर कंपनी और एलपी की तो बात की ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बात की है कि कोई भी इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल और एचयूएफ, कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर अपने पर्सनल उसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए करता है, पर्सनल यूज़ के लिए कोई सर्विस लेता है, तो उस केस में भाई आपको कोई भी वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करवाने की ज़रूरत नहीं है? कोई टीडीएस ये वाला सेक्शन है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, नो डिडक्शन शैल बी मेड from the amount of any sum credited or paid or likely to be credited or paid to the account of or to the contractor if such sum does not exceed 30,000 रुपये। इसको ना ध्यान से समझो, पॉइंट जो सब सेक्शन 5 है, सब सेक्शन 5 जो है इसके अंदर एक चीज इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट। थ्रेश होल्ड लिमिट, थ्रेश होल्ड लिमिट क्या होता है सर? आपको ऑलमोस्ट टीडीएस के हर प्रोविजन के अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि आप हर सिचुएशन में टीडीएस काटो भाई, हर सिचुएशन में दनादन टीडीएस काटे जाओ। एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी यार। छोटे छोटे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको थोड़ी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लिमिट बताई कि एक कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट कितनी बना दी? 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज। मैंने आपसे कोई काम करवाया, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, और मैंने काम करवाया तो मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूं और मुझे उस काम के बदले आपको पेमेंट देनी है। 29,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट कराया पूरे साल में 29,000 का। बोलो मेरे को टीडीएस काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए? सब सेक्शन 5 जब मैंने पढ़ा सेक्शन नंबर 194C का, सब सेक्शन 1 में तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई टीडीएस काटने की। जब सब सेक्शन 1 पढ़ा यहाँ पर तो भाई सारी चीज़ें पूरी हो गई, मेरे को टीडीएस काटना चाहिए जब मैं आपको पे कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सब सेक्शन 5 पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 30,000 को एक्सीड नहीं करती तो भैया स्पेसिफाइड पर्सन आप जो है कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस मत काटो। तो 29,000 के कॉन्ट्रैक्ट में मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लो वर्ड, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आपका यूज होने वाला है। ठीक है सर जी। अच्छा इसका प्रोविजो समझो। एक सेकेंड रुको। आपने सब सेक्शन 5 समझ लिया, सब सेक्शन 5 का प्रोविजो भी तो है। सब सेक्शन 5 हमने समझ लिया, 30,000 की तो एक लिमिट समझ ली, एक कॉन्ट्रैक्ट 30,000। सो यहाँ पर प्रोविजो में क्या बोला हुआ है? सब सेक्शन 5 के प्रोविजो में क्या बोला है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिट और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख रुपी। पहले ये 1,80,000 हुआ करता था, अब 1 लाख रुपीज को अगर वो एक्सीड हो जाता है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच सम रेफर इन सबसेक्शन 1 शैल बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स अंडर दिस सेक्शन। सो गाइस प्रोविजो में बात की हुई है एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शन की, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट की पूरे साल के अंदर। सब सेक्शन 5 बोलता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट 30,000 को एक्सीड नहीं करता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। उसका प्रोविजो बोलता है कि भाई आपका एग्रीगेट पूरे साल के अंदर अगर एग्रीगेट नहीं होता 1 लाख से ज़्यादा का, तब भी आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। ध्यान से पढ़ो दोबारा। प्रोवाइडेड विद द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिटेड, ऊपर वाला क्रेडिटेड, ये जो सम क्रेडिट हुआ ना, ये पूरे साल में 1 लाख को एक्सीड नहीं करता, मतलब लाइकली टू बी पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक्सीड 1 लाख रुपए, तभी आपको पे करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को एग्जांपल से समझो तभी आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। ऐसे ये वाला पॉइंट जो है ना सबसेक्शन 5 और इसका प्रोविजो जो है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे नोट्स में, और आपको मैं नोट्स में जाकर के दिखाता हूँ कैसे आपको जो है ये पॉइंट आएगा। चलिए हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं सब सेक्शन नंबर, बताइए कौन सा सब सेक्शन है हमारा? 5। सेक्शन नंबर बताओ कौन सा है? 194C, सब सेक्शन 5 और इसका प्रोविजो प्लस इसका जो प्रोविजो है। ठीक है, मेरे को आंसर देते आना जल्दी जल्दी से, बस ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 29,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, कौन सा हमारा जो चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 की बात चल रही है। आप असेसमेंट ईयर बोल सकते हो 22 एंड 23, राइट। चलिए सर मेरे को आंसर देते जाइए, मैं आपको बताता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया 1 जून
1 जून 2021 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उसकी पेमेंट करी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट भी उसी दिन हुआ, पेमेंट भी उसी दिन मैंने कर दी। कितने की पेमेंट हुई? 25,000 की। 25,000 की पेमेंट हुई। मेरे को आंसर दीजिए, क्या मेरे को इस 25,000 के ऊपर टीडीएस काटना है या नहीं काटना है? मेरे को इस 25,000 के ऊपर टीडीएस काटना है या नहीं काटना है? सो द आंसर इज मेरे को इस 25,000 के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। क्यों? क्यों अभी तक तो नहीं काटना? अभी तक तो नहीं काटना क्योंकि 30,000 को एक्सीड ही नहीं हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आओ फिर मैंने 15 अगस्त 2021 को एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कितने का? कितने का बताओ? 35,000 का। 35,000 का। बताओ क्या इस 35,000 के ऊपर काटना है? तो भाई सिंपल सी बात है, क्लॉज नंबर 5 जो सबसेक्शन 5 है उससे हम आउट हो चुके हैं। वहाँ पर 30,000 की लिमिट है और हम 35,000 को क्रॉस हो चुके हैं। तो 35,000 का 1% का जितने वो भी रेट है, 1% या 2%, 1% या फिर 2% जो एप्लीकेबल रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टीडीएस काटा जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा 35,000 पे तो आप काटोगे टीडीएस, क्या इस 25,000 का भी कुछ करना होगा आपको 15 अगस्त को? चलो सेक्शन दोबारा पढ़ते हैं, चल के आओ। टेंशन वाली बात क्या है, सेक्शन पढ़ते हैं दोबारा से। पढ़ो। नो डिडक्शन, हाँ यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो दोबारा से। नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनी सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिट paid to the account or to the contractor if such sum does not exceed 30,000 रुपी। सो वो वाला था, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 30,000 से कम थी, तो वहां मुझे पे नहीं करना था। फिर प्रोविजो बोल रहा है दैट वेयर द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिट और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख रुपी, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच सम रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी लायबल टू पे डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यानी मेरे को उस 25,000 के ऊपर सोचना पड़ता, 25,000 के ऊपर सोचना पड़ता अगर पूरा एग्रीगेट मिलाकर के 1 लाख को एक्सीड हो जाता। पॉइंट समझ गए? नहीं समझे ना तुम, पॉइंट नहीं समझते। आओ इधर एग्जांपल में समझो। अगर ये दोनों मिलाकर के मेरा 1 लाख को एक्सीड कर जाता, 1 लाख प्लस हो जाता, तब मुझे इस 25,000 के बारे में सोचना पड़ता। लेकिन अभी तक मेरे को नहीं सोचना क्योंकि मेरा एग्रीगेट मिलाकर 1 लाख से लेस है, 1 लाख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अभी तक तो पॉइंट बहुत क्लियर चल रहा है, अभी तक तो बात आपको समझ में आ रही है। मान लीजिए 15 सितंबर को मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया और 15 सितंबर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया? फिर से 29,000 का। 29,000 का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया, तो क्या 29,000 पे कटेगा? पहले तो देखो 30,000 वाली लिमिट तो क्रॉस नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी लिमिट चेक कर लो, 1 लाख वाली। क्या 1 लाख वाली लिमिट क्रॉस हो रही है? वो भी क्रॉस नहीं होगी। 35 ये कितना हो जाएगा? 40, 60, 63, तो आपका 89,000 हुआ है अभी तक। 89,000 आपका हुआ है, तो इसके ऊपर भी आपको अभी कोई टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अब मुझे एक बात का आंसर दो, 15 नवंबर को जाकर के आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20,000 रुपए का, उसी पार्टी के साथ बोल रहा हूं मैं। अब ये पार्टी सेम ही हो रहा है, एक ही पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफरेंट पार्टी की बात नहीं हो रही है। सो एक पार्टी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 20,000 का दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 20,000 का। अब अगर आप सबसेक्शन 5 पढ़ोगे, सबसेक्शन 5 की मैं तो नहीं हो रहा क्रॉस क्योंकि 30,000 से कम है, लेकिन उसका प्रोविजो पढ़ लो जरा ध्यान से जाकर के, प्रोविजो पढ़ लो ध्यान से जाकर के, तो एग्रीगेट बता दो कितना आ गया मेरा। 89 में मैं 20,000 और ऐड कर दूंगा तो 1,09,000 आ जाएगा, राइट। और 1,09,000 इज मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख है, तो इसके ऊपर 194C लग जाएगा और इसका जो भी रेट है 1% या फिर 2% वो यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल और बिल्कुल ध्यान से मुझे आंसर देना, यहाँ पर हमने 29,000 का टीडीएस नहीं काटा था, यहाँ पर हमने 25,000 के ऊपर भी टीडीएस नहीं काटा था। ये 2 क्वेश्चन मार्क आ गए। अभी हम कहाँ खड़े हैं? आज डेट है हमारी 15 नवंबर 2021। क्या हमको इसके ऊपर टीडीएस काट के इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आंसर बताओ मेरे को, आपसे आंसर चाहिए। दोबारा आओ, सेक्शन पढ़ो, दोबारा से सेक्शन पढ़ो। यही तो चीज़ें होती है जो समझनी होती है प्रैक्टिकली, और क्या समझोगे? सेक्शन पढ़ो दोबारा से आकर के, क्या बोलता है यहाँ पर। और अब सेक्शन किसके लिए पढ़ना? अब सेक्शन उन 2 अमाउंट्स के लिए पढ़ना, ये 2 जो फिगर आ रही है ना, इनके लिए सेक्शन पढ़ना है अब आपको। 2 क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगाए 25,000 और 29,000, इसके लिए पढ़ना है अब आपको। ठीक है, आइए आइए सर, आइए, आ जाओ।
ओके, नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ, इसको तो हटाई दो क्योंकि 1 लाख से एक्सीड हो गया, हमको प्रोविजो को जरा ध्यान से पढ़ना है। प्रोवाइडेड दैट विद द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिट। देखो लाइकली टू बी क्रेडिट अगर हमको पता होता 1 लाख से ज़्यादा हो रही है तो हम 25,000 पे भी काटते, लेकिन यार अब प्रैक्टिकल आओ ना, प्रैक्टिकली हमको पता थोड़ी है कि 1 लाख से एक्सीड होगा या नहीं होगा, फ्यूचर हमने कोई एस्टिमेट थोड़ी किया है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका पहले से ही हो गया कि भाई आप 4 इंस्टॉलमेंट में दोगे और 4 इंस्टॉलमेंट 1 लाख से एक्सीड हो रही है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। लेकिन ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ये फ्रीक्वेंसी इसकी डिसाइड नहीं थी कि भाई कितने बार होगा, टोटल अमाउंट कितना जाएगा, तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। अगर प्रिडिक्ट कर लेते तो वो क्वेश्चन मार्क की जरूरत ही नहीं थी, तो हम वहां पर सीधा सीधा टीडीएस काट देते। और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख, भाई यहां पर हम फंस गए क्योंकि हमने पे कर दिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख और पे नहीं भी किया तो क्रेडिट कर दिया। देखो क्रेडिट और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिट और पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कितना, exceed 1 lakh rupees, the person shall responsible for paying such a sum refer to in subsection 1 shall be liable to deduct income tax under this section. किस पे आपको पे करना है? The person responsible for paying such sum refer to in subsection 1 shall be liable to deduct income tax under this section. तो आपको सबसेक्शन 1 के अंदर जो पर्सन रेफर किया हुआ है उसको आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और अब बात क्वेश्चन मार्क के लिए हो रही है, तो क्या मुझे उन क्वेश्चन मार्क वाली जो वैल्यू इन पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। विद इंटरेस्ट आपको देना भी पड़ेगा गवर्नमेंट को। इंटरेस्ट के साथ में आपको चालान जब बनाओगे तो इंटरेस्ट वहां पर आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आई? यहां पर अब 15 नवंबर को जाकर के मैं इस पे भी टीडीएस काटूंगा 1% या 2%, जो भी एप्लीकेबल रेट होगा 1% या 2% टीडीएस काटूंगा और इन दोनों के ऊपर मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा क्योंकि मैं लेट पेमेंट कर रहा हूं टीडीएस की इन दोनों के ऊपर। बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया मैंने आपको। और देखो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं था हमारा, हमको थोड़ी पता था कि 15 नवंबर को जाकर के, मान लो ये 15 नवंबर वाला होता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट और पूरा साल हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उस पार्टी के साथ, तो उस केस में क्या हमको इन दोनों के अंदर कुछ काटने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि भाई एक्सीड टोटल एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड हुई नहीं, लेकिन एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड हो गई तो उस केस में हमको इन दोनों का जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन दोनों के ऊपर भी टीडीएस काटना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पर बताया जैसे आपको एज पर लॉ करना चाहिए काम। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ पॉइंट देखो, सिक्स्थ क्लॉज समझ लो। No deduction shall be made from any sum credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year to the account of any contractor during the course of business of paying, hiring or leasing goods, whether such contract own 10 or less carriage at any time during the year and furnish a declaration to that effect along with permanent account number to the person carrying or credit such। क्या बोल रहा है, क्या बोलना क्या चाह रहा है? सिंपली समझा दूँ इस वाले क्लॉज के अंदर क्या बोला हुआ है कि भाई जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स कैरेज की सर्विस पड़ी थी ना, गुड्स कैरेज ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बताया था मैंने, एक तो सुनते नहीं हो तुम, आओ ऊपर आना जरा। ये वर्क पढ़ा था एनी वर्क के अंदर तुमको 4-5 चीज़ें समझाई थी, उसके अंदर एक चीज़ मैंने समझाई थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स समझाई थी ना। चलो अब नीचे दिखाई देता हूँ एनी वर्क जो मैंने आपको बताया था, ये रहा वो चीज़ें। मैंने एडवर्टीजमेंट बताया था, ब्रॉडकास्ट बताया था, एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किससे होता? कैरेज ऑफ गुड्स होता है ना, कैरेज ऑफ गुड्स जो होता है। सो कैरेज ऑफ गुड्स के लिए बोल रहा है भाई, इधर आओ, ओ सॉरी कैरेज ऑफ गुड्स के लिए ही यहां पर बोला है कि जो कैरेज ऑफ गुड्स कर रहा है ना, जो आपका माल ढो रहा है इधर से उधर, अगर उसके पास 10 से कम है या अप टू 10 है, देखो पढ़ो ध्यान से, ओन 10 और लेस, 10 या 10 से कम, यानी 10 या 10 से कम, 10 तक अगर उसके पास कैरेज है तो उसका टीडीएस आपको नहीं काटना है। छोटा हाथी वगैरह होते हैं ना, छोटे हाथी की जो सर्विस दे रहे हैं, तो 10 छोटे हाथी हैं या बड़े हाथी हैं, 10 अगर उसके पास हैं गुड्स कैरेज जो है वो कितने, 10 अगर हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अगर 10 हैं तो उसकी डिक्लेरेशन दे दो कि हमारे पास 10 या 10 से कम है, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा 194C के अंदर, ठीक है। उनको रिलैक्सेशन दी है तो स्पेसिफाइड पर्सन उनका टीडीएस नहीं काटेंगे। नेक्स्ट देखो सबसेक्शन 7, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग और क्रेडिट एनी सम टू द पर्सन रेफर टू इन सब सेक्शन नंबर 6, ऊपर जो सबसेक्शन 6 बताया, शैल फर्निश टू द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम सच पर्टिकुलर इन द फॉर्म एंड इज मे बी प्रिस्क्राइब, और वो जो है
किसको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को वो फॉर्म जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा, जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी में वो फॉर्म जमा कराना पड़ेगा कि हमने इसका टीडीएस क्यों नहीं काटा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा ही दी है, सारी एक्सप्लेनेशन जो थी, किस किस पॉइंट का मतलब, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, तो सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं, सारे इसके सबसेक्शन हमने समझ लिए हैं। 194C को गाइज हमने डिटेल में समझा है, बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन की, एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल ही ध्यान से बारीकी से समझाया। कोई भी क्वेरी रहती है Q&A सेक्शन में जरूर दो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सेक्शन के साथ, नए प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।